जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे जो आज के मुख्य न्यूज़ है और उनको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी का सिलेबस है एंड इस अदर स्टेट पीसेस के जो सिलेबस है। तो देखते हैं क्या मेजर टॉपिक है। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, गटका जो मार्शल आर्ट है फ्रॉम द सिख, दिस बिलोंग फ्रॉम द सिख रिलीजन एंड दिस इज फ्रॉम द ये पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस और ये पाकिस्तान का जो खैबर पख्तवा एरिया है उससे एसोसिएटेड एरिया में ये मेनली होता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा बहुत दिस इज पॉलिटिकल, वी विल नॉट गो इन द डिटेल्स। उसके बाद ये देखेंगे कंसेंसस विद द स्टेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी और द पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म में आएगा और इसका जो मेन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने अपना इंटरव्यू दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल में जो चाइल्ड लेवल का है एक केस स्टडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट से, क्योंकि सोसाइटी का पार्ट होगा और एथिक्स का केस स्टडी भी आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये शो किया है कि जो बच्चों का क्या इशू है, जो एम्प्लॉयर का क्या इशू है, पेरेंट्स का क्या इशू है, काफ़ी अच्छा है। सोसाइटल पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है कि सोसाइटी की एक मजबूरी होती है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एडिटोरियल पेज पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है कि प्लूरलिस्टिक सिविल सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी सोसाइटी। तो यहाँ पे ये जीएस पेपर 2 का जो प्रियम्बल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसको कवर करता है। जीएस पेपर 1 का क्योंकि इसमें गांधी का थॉट एंड अंबेडकर का थॉट को कंपेयर किया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी जो यूपीएससी के फेवरेट है, तो कहीं ना कहीं गांधी का कंपैरिजन अभी इस साल किससे करवाया था, रविंद्रनाथ टैगोर से। पिछली प्रीवियस ईयर्स में सुभाष चंद्र बोस से भी करवा चुके हैं वो लोग। फिर हम देखेंगे कि अंबेडकर के साथ भी उन्होंने करवाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द जीएस पेपर 1 एज वेल एज यू कैन यूज इट इनटू द एसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोलर जो पैनल की बात हो रही है उसमें थोड़ा सा अपडेट है, उसको देखेंगे। जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हियर द इन्वायरमेंट एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशर मैन के बीच में टसल चलता है, जो वो इश्यू फेस कर रहे हैं कि बॉटम ट्रॉलिंग को लेके एंड द टसल अरेस्ट रिमांड, ये सब चल रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम कवर करेंगे अंडर जीएस पेपर 2 आईआर इंडिया श्रीलंका रिलेशन। लास्ट में हम माइक्रो क्रीडेंशियल, एक नया कॉन्सेप्ट है, पुराना ही है, इसको नए तरीके से बताने का तरीका है। तो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा एजुकेशन, ये यू है यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर, और जीएस पेपर 3 में भी आ जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये जो माइक्रो क्रीडेंशियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैच है कि जो कंपनीज फैक्ट्रीज को चाहिए और जो एजुकेशन सिस्टम है हमें पढ़ाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनको डिस्कस करा हुआ है। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। पहला फ्रंट पेज जो आजकल कंटिन्यू झारखंड में चल रहा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, अब उसको प्रूफ करना है। एमएलए को देखिए ले जाके तेलंगाना में रखा गया था, कितना बिलीफ है अपने ही एमएलए पे, इनके आइडियोलॉजी पे, कि ये शिफ्ट नहीं करेंगे कितना भी इनको पैसा दिया जाए। वहाँ पे तो सिर्फ ऐसे टूरिस्ट बना के लेके गए थे, लेकिन यू कैन थिंक व्हाट इज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया। ओके, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू फाइटिंग ज्यादा। अब ये लोग यूके और यूएस मिलकर हौती पे अटैक कर रहे हैं, अभी इन्होंने उन पे अटैक किया था जॉर्डन में, इनके 3 सोल्जर मर गए, तो अब ये छोड़ेंगे नहीं उनको, तो ये चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये गटका है, देख रहे हैं मार्शल आर्ट, ये गटका थोड़ा थोड़ा गदा जैसे लग रहा है, तो ये गदा से ही गटका बना है। जो इसमें लकड़ी का यूज होता है, वो एक दूसरे से लड़ते हैं तलवार बना के उसको, और ये एंशियंट फॉर्म ऑफ सिख मार्शल आर्ट है। एंशियंट नहीं कहेंगे, ये 15th सेंचुरी से है, तो कहीं ना कहीं ये मेडिएवल है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टेड केस है। यहाँ पे एक चीज हमारे लिए सिर्फ यूजफुल है, दिस स्पेशल लीव पिटीशन जो होता है वो आर्टिकल 136 के अंडर में होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल राइट होता है, वो कहीं किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो उसको अपने पास ले सकती है बिना अपील के भी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे नॉर्मल अपील होता है ना, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर आप उनके पास जाइए। लेकिन वो चाहे तो वो डायरेक्ट लोअर कोर्ट से ले सकते हैं, डायरेक्ट वो क्लाइंट से ले सकते हैं। मतलब एक केस को वो खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये डिजर्विंग है। कहीं कहीं ना कहीं पीआईएल का भी इसके कारण बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, पीआईएल इसके थ्रू भी आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये मैटर है कि यहाँ पे नन लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हम हमारा सिविल डेथ हो जाता है जब हम नन बनते हैं, क्योंकि हम वॉव लेते हैं। क्या क्या वॉव होता है? वॉव ऑफ ओबीडियंस, वॉव ऑफ चैस्टिटी एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब एकदम हम बिना पैसे के रहेंगे, विदाउट एनी मनी, पर्सनल मनी, ठीक है। इन्होंने कहा चैस्टिटी, नो इन्वॉल्वमेंट इन द एनी ऑफ द सेक्सुअल और द पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पे ऐसा बोला है। फिर जो क्रिश्चियनिटी में जो उनका डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन उसको वो फॉलो करेंगे अंडर द ओबीडियंस। शी कैन नॉट ओन द प्रॉपर्टी एंड विल नेवर मैरी। देख रहे हैं, ये है इनका वाव। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कोर्ट में गए कि हम पे टैक्स नहीं लेना चाहिए, इन पे टैक्स लगा दिया, टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही है उस पर तो टैक्स लगा सकते हैं। इन्होंने कहा ये सारे पैसे जो ये होता है कॉन्ग्रीगेशन, उसमें ये लोग दे देते हैं, उनका पर्सनल मनी नहीं होता है। यहाँ तक इन्होंने बोला है कि जो इनके पेरेंट्स से भी पैसे आते हैं वो ये लोग इनके पास नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। तो इनका लॉजिक था कि वी आर लाइक द, हमारा सिविल डेथ के टाइप का होता है। तो फिर कोर्ट ने बोला कि अगर इट इज लाइक द सिविल डेथ, देन यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट इन द रेगुलर एक्टिविटीज एंड यू डोंट एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। तो क्यों फिर यहाँ कोर्ट में आ गए? तो कोर्ट ने वैसे रिजेक्ट कर दिया। फिर इनका लॉजिक ये था कि सिविल डेट ओनली मींस दैट द दिस दे कैन नॉट ओन एनी इनकम एंड सी लॉस प्रोप्राइटरी राइट्स। अभी पेरेंट्स के भी इनके प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं होता है, ऐसा बोला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे मोदी जी ने बोला है नो कंट्री कैन डेवलप बाय विपिंग आउट इट्स पार्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला, ये काफी सही है कि कोई कंट्री बिना पास्ट के पास्ट को वाइप आउट करके नहीं हो सकती। पास्ट में जाना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, क्या गलत है क्या सही है। गलत है वो हमें नहीं करना होता है। अगर आपका किसी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उसको मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दें, क्योंकि जिस तरीके से उनको याद किया जा रहा है फ्यूचर में आपको भी ऐसे ही याद किया जाएगा। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोदी जी इज वेरी राइट हियर, बट वो जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे होता है ना, ये थोड़ा सा उल्टा समझदारी हो जाती है। अदरवाइज दिस इज राइट एंड यस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यही तो बस आज हम पॉलिटिकल डोमेन में देख रहे हैं। Next important right topic that we will cover. This is with respect to GS पेपर 3। यहाँ पे बात हो रही है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन, और इनका इंटरव्यू है। इन्होंने बात किया है कि नेक्स्ट जनरेशन जो जनरेशन रिफॉर्म है वो गवर्नमेंट करने जा रही है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि अभी क्या क्या है इश्यू। तो एक तो गवर्नमेंट हेल्थ एंड लर्निंग आउटकम चाहती है कि बेटर हो, तो इसके लिए रिफॉर्म जरूरत है। ईजीआर एमएसएमईज कंप्लायंस, यहाँ पे है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उनको बहुत से अभी भी पेपर फिलअप करने पड़ते हैं टू कंटिन्यू विद देयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे उनको काफी इशू आता है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। आप अलग से सीए कीजिए, सीए उनसे 40,000 50,000 थोड़े थोड़े पेपर के लिए मांगते हैं। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी मच मीन्स इन पे बर्डन बढ़ा देता है। तो ये कह रहे हैं कि इस पे हम रिफॉर्म करें। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की भी बात हो रही है, तो उसको समझिएगा क्या है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म वो है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट एंड जो लोअर लेवल पे गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज पंचायत एंड दिस अर्बन पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, उन सबके इन्वॉल्वमेंट से ये होगा। उन्होंने क्या क्या बोला है कि जैसे हेल्थ है, लर्निंग आउटकम्स है, स्किलिंग इश्यूज है, लैंड रिफॉर्म है, लैंड कन्वर्जेंस है, ठीक है, लेबर कोड नोटिफिकेशन है, ये सब को इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे ये जो है या तो स्टेट लिस्ट में है या तो कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें स्टेट और सेंटर का बराबर का पावर है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक एग्जांपल दिया है कि एनर्जी सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। जैसे एनर्जी में क्या है, डिस्कॉम को हम देख रहे हैं कि घाटे में चल रहे हैं। डिस्कॉम जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर हमारे घर बिल वही भेजते हैं। तो डिस्कॉम्स वाले, तो उन पर अगर स्टेट गवर्नमेंट कहते सब्सिडी दीजिए तो वो वायबल नहीं होते। तो हमें यहाँ पे क्या ये बैलेंस बनाना है, पावर परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे स्टेट गवर्नमेंट का हो वो फुलफिल किया जाए।
जो चार्जेज है वो इकोनॉमिकली वायबल रेट पे हो। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन हो रहा है 6 रुपए में, आप ले रहे हैं 3 रुपए क्योंकि आपको वोट लेना है, तो ऐसा भी नहीं है। फिर ये भी होना चाहिए कि रेट इतना अधिक नहीं हो जाए कि अफोर्डेबिलिटी नहीं रहे आम जनता को। तो ये तीन जो बैलेंस है ये बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यही इन्होंने बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया, नहीं इसको लेते हैं यहाँ, चाइल्ड लेबर को लेके, कि चाइल्ड लेबर का एक केस स्टडी है। और ये नॉर्थ 24 परगनाज, वो परगनाज आपको याद होगा, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में जो मिला था क्लाइव लायड एंड ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ये बच्चे जाके तमिलनाडु में चेन्नई में ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो फिर इनको रिस्क किया गया बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 76 के थ्रू। तो ये एक्ट याद रखिएगा, जब भी आए तो हमारे पास ये लॉ है, आप मेंशन कर सकते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉ है। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है इनको बाहर निकालने के लिए। फिर जो बच्चे बाहर आते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं, जैसे 30,000 रुपीज यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे ये बच्चे कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि कब हम 18 साल के हों कि काम करें, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पेरेंट्स की मजबूरी है। यहाँ चाइल्ड लेबर चॉइस नहीं है, या फोर्स्ड है। और एम्प्लॉयर को भी ठीक है उसमें मौका मिल जाता है, तो फिर दे एक्सप्लॉयट दीज चिल्ड्रन की नाम पे कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आओ यहाँ सीख लो। वो उनसे 12-12 घंटे काम कराते हैं फॉर द जस्ट फॉर द 10,000। वो भी इनको तो कुछ नहीं देते, इनको तो कुछ दे भी देते हैं। और यहाँ पे जो इनको फाइन लगा था कि आप 50,000 रुपए दीजिए, वो भी इनके पेरेंट्स को डरा धमका के इन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी इनके कंपनी में करते हैं। फिर जो एजेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो उनको जानते हैं, फिर बोलते हैं कि फिर तो जॉब नहीं करने देंगे। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द वे दैट दिस होल सिस्टम इज गोइंग ऑन। चाइल्ड लेवल क्या इनके कंडीशन है बच्चों का, इनके पेरेंट्स का क्या है, एम्प्लॉयर एंड एजेंट का क्या रोल है। ये बढ़िया केस स्टडी है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट न्यूज जो हमारे काम का है वो ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया है कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल है और सिविल सोसाइटी का नेचर जो होना चाहिए प्लूरलिस्टिक होना चाहिए। तो थोड़ा समझते हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो अभी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी सभी मेंबर्स को दिया था, और उसके प्रियम्बल में जो वर्ड ऐसे सोशलिस्ट एंड सेकुलर था वो मिसिंग था। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सोवर्निटी जो स्टेट के पास आ जाता है, क्या वो वही सारा सोवर्निटी उसी के पास होता है कि वी द पीपल है, जो स्टार्टिंग लाइन है प्रियम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि असली जो सोवर्निटी लाइज करता है वो वी द पीपल पे होता है। इन्होंने सर बानी सेन है, एक बुक लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉपुलर सोवर्निटी एंड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनहेयर्स इन दिस वेरी स्पिरिट ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी एंड दिस पॉपुलर सोवर्निटी बिलोंग टू द पीपल। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो डायलॉग चलता है बहुत से पॉलिटिकल कंटेंडिंग एक्टर्स होते हैं उनके बीच चलता है, और जो कैरेक्टर ऑफ रिपब्लिक है कैसा होना चाहिए वो प्रियम्बल में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन है। उन्होंने लेजिटिमाइज किया है, क्या बोला है कि सिक्योरिंग द जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, दिस इज द मेन नेचर कैरेक्टर ऑफ दिस रिपब्लिक। हमें यही अचीव करना है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि when we reduce this sovereignty to the political community to mere state sovereignty, we reduce the constitutional promise given above to the vague aspirational floating either। तो केवल स्टेट के पास ही नहीं होता है, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोवर्निटी का होता है वो एक्टिव सिटीजनरी, डिसोर्डिंग सिटीजनरी होता है, कि वो विजिलेंट पार्टिसिपेंट हो। जैसे वो क्वेश्चन करे, वो एकदम हाथ जोड़ के नीचे नहीं खड़ा हो जाए कि आप ही सब कुछ है, आप किसी पार्टी के सामने, किसी नेता के सामने। वो क्वेश्चन करता है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो करते हैं कि नहीं। तभी जो ये नेचर है जो हम बात करते हैं एक रिपब्लिक की, जो चाहता है कि जस्टिस इंश्योर करे, लिबर्टी इंश्योर करे, वो तभी फुलफिल होगा। तो ये कहाँ से आएंगे ये डिसोनिंग सिटीजनरी? तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो एलिट एंड नॉन एलिट स्फेयर में होते हैं। एलिट जो पढ़े लिखे लोग, जो इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया में है, वेस्टर्न में भी ऐसे हाई क्लास हैं जिनको यस दे आर हाईली एजुकेटेड, दे गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ के यहाँ के, और वो लोग वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, लॉ जब बनाते हैं तो प्रेशर करते हैं, वो हायर लेवल पे
करते हैं, मास नीचे है, ठीक है। तो ये एलिट है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ये है कि यही एलिट जो है वही इसको फोर्स करेंगे स्टेट को कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को आप इन्फोर्स कीजिए। इंडिया में ये इंग्लिश स्पीकिंग जो एलिट है वो है। लेकिन इंडिया में एक दूसरा भी देखा जाता है जो ग्रास रूट पे है। ग्रास रूट पे क्या किस रूप में है, जैसे कि यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं, फॉर्म्स एंड लेबर ग्रुप्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड सबोल्टर्न कास्ट, ट्राइबल मूवमेंट, ये सब जो है ये भी एक्टिव सिटीजनरी स्टेट को अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्ड करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि एग्जाम्पल दिया है कि यूना एजिटेशन बाय द दलित अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड वायलेंस। तो ऊना में क्या था आपको पता ही होगा, वहां पे 4-5 दलितों को काफी मार पिटाई किया था। वो लोग कुछ कोई वहां पे काऊ का डेथ था, उसका वो स्कीम करके वो अपना ही जो उनका लाइवलीहुड हमेशा से सालों से करते आए हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो डेथ थी, गाय मरी हुई थी, उनको हमेशा चमड़ी काट के वो लोग बेचते हैं, उसी से उनका जीवन यापन होता था। तो अब किसी अपर कास्ट ने देखा, उसने कहा अरे इसने गाय को मारा, फिर उन्होंने उसको ये एक पिक्चर देखिए कि कैसा पिक्चर है। ये गटका का है, गटका ऐसे है, ठीक है, ये है ऊना का। इसके बाद से प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट में लोगों ने, दलित सब लोग इकट्ठा हुए, बोले कि चलो अब हमें हमें लैंड दो, हमारा राइट दो। तो वहाँ पे काफी बड़े लेवल पे ये प्रोटेस्ट चला था। जिग्नेश मेवानी नेशनल लेवल पे यहाँ पे उभर के आए थे, ठीक है। तो एक तो ये है, जैसे कि पत्थलगढ़ी मूवमेंट का एक एग्जांपल दिया है कि ये भी एक है। यहाँ पे झारखंड में जो ट्राइबल है वो अपने गांव के सामने एक पत्थर पे लिख देते हैं कि बाहरी कोई नहीं आ सकता, पुलिस हो या कोई भी। वो कहते हैं कि हमारा जो ये एरिया है वो उसके हम ही सब कुछ मालिक हैं। तो वो अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने रिसोर्स की बात करते हैं। तो वही पत्थलगढ़ी मूवमेंट जो है वो झारखंड से एसोसिएटेड है। फार्मर्स मूवमेंट एंड ये पंजाब हरियाणा में अभी आपने देखा ही था फार्म्स बिल को लेके। फिर आपने ये भी देखा था जो नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट हो रहा था बाय द मुस्लिम्स अगेंस्ट दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सब भी कहीं ना कहीं एसोर्ट करते हैं कॉमन पर्सन्स के राइट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये दो तरीके के एलिट हो गए, ये ग्राउंड लेवल के एलिट हो गए, और ये जो हो गए पढ़े लिखे, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रशांत भूषण जैसे लोग जाते हैं कोर्ट पहन के कोर्ट में और राइट्स की बात करते हैं, एक ये एलिट हो गए इंग्लिश स्पीकिंग। ये लोग, ये जो एलिट है, जो ये जो सिविल सोसाइटी है, जो नॉन एलिट है, जो ग्रास रूट एकदम जमीन पे रह के अपना मूवमेंट करता है, उसको ये लोग कहते हैं ठीक तो है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने से नीचे समझते हैं। कहते हैं कि ये क्या है, इमोशनल एंड इरेशनल अपसर्ज है। तो इसको देख के आपको थोड़ा सा याद कीजिए कि वो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट इन द कांग्रेस, जब वहां पे चल रहा था नेशनल मूवमेंट, जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, तो वहां पे आप देखिएगा कि एक मॉडरेट गोल था और एक था एक्सट्रीमिस्ट। तो ये लोग मॉडरेट हो गए, जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्ट पहन के कोर्ट में जाते हैं, और वो जो है वो हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्राउंड लेवल वाले हो गए, जो मास मूवमेंट में बिलीव करते हैं। तो ठीक है, इन्होंने कहा कि ये इफेक्टिव बनाना है तो ये इनको अपने इक्वल और इनको ज्यादा वैल्यू देना होगा, ठीक है। फिर ये बताते हैं कि अंबेडकर का क्या कॉन्सेप्ट था। अंबेडकर ने बात की थी कि वे ऑफ द लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ विच कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द ईच अदर। उन्होंने कहा था कि जो लिबर्टी होता है वो इक्वालिटी से डाइवर्स नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा करें, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मेनी। ऐसे इन्होंने कहा कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इसका देखिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जीएस पेपर 1 में ये अंबेडकर का लास्ट स्पीच में इसको एक्सप्लेन भी किया है, जिसको ग्रामर अनाथ की स्पीच कहते हैं। उस स्पीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट स्पीच था, तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर एक सोसाइटी है और उसमें कई तरीके के लोग हैं, किन्हीं में कुछ टैलेंट है, किन्हीं में कुछ टैलेंट है, तो हम सब पे एक तरीके से इक्वालिटी का इम्पोज नहीं कर सकते कि ये सभी लोगों को एक ही जगह एक ही काम करना है, या एक ही, अगर सबको 50 मिला है तो 50 रुपए ही मिलेगा, अगर सभी ने रेड टी शर्ट पहनता है तो सबको रेड टी शर्ट मिलता है। यहाँ पे हम इक्वालिटी नहीं ला सकते। इक्वालिटी लाएंगे इन द स्पेयर ऑफ द, जैसे कि लॉ इम्प्लीमेंट करना है, या इक्वालिटी ऐसे लाएंगे कि जैसे अब ये कमजोर है और ये स्ट्रांग है,
तो इनको नीचे ला के हम इक्वालिटी नहीं लाएंगे कि इनको कम कर दिया इक्वालिटी आ गया। हम इक्वालिटी कैसे लाएंगे कि ये ऊपर ही रहे, इनको भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में अफर्मेटिव एक्शन देंगे, ए भी ऊपर आ जाए। तो जैसे अब ये लोग पहले से ही आईएसपीसीएस हैं, आईएसपीसीएस पहले से हैं और ये लोग नहीं है, पहले से इनके साथ हिस्टोरिकल जस्टिस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए रिजर्वेशन दे देंगे कि ये भी लोग उसमें आए। अब 100 सीट है, 100 में 100 ये जा रहा है, ये है ही नहीं, तो हम क्या रिजर्वेशन देके इनको भी ऊपर करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको मना ही करने के जा ही नहीं सकते हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन इनका जो हिस्सा था ये भी दिया जाए। या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर ये फील्ड में काम कर रहे हैं तो सभी लोग फील्ड में ही काम करेंगे, फिर जो और सब काम नहीं हो पाएगा, कुछ को इंजीनियर बनना पड़ेगा, कुछ को डॉक्टर बनना पड़ेगा, कुछ को रिसर्च करना पड़ेगा। अगर सबको, अगर किसी को नया इनिशिएटिव, मैं टैलेंटेड हूँ, अगर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ अलग हटके, तभी तो कुछ नया डेवलप होगा। अगर सभी लोग वही बैलगाड़ी में घूम रहे होते और कोई नया नहीं सोचा होता, तो नया इंजन, नई कार, नया एरोप्लेन, ये सब कैसे आया होता? टू थिंक, हम लोग नए जैसे इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट करते हैं तो होता है। तो इसीलिए लिबर्टी होनी चाहिए कि कुछ नया करे, अलग करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको एब्सोल्यूट भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड इतना होना चाहिए कि ये इतने मजबूत नहीं हो जाए कि ये जो वीकर सेक्शन है इनको ये गुलाम बना ले और इनके ऊपर कुछ लॉ रूल से ही नहीं हो, ये इनके अंडर में काम करे। तो हमें एक इक्वालिटी की भी जरूरत है कि अगर एक सिस्टम है तो ऐसा हो कि इनके लिए भी कुछ पॉजिटिव हो ताकि ये आगे बढ़ते रहे, और इन पे जो लॉ लगे, लॉ यहाँ पे भी लगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी इक्वलिटी बिफोर लॉ हो। अब ये नहीं है कि पैसा हो गया तो ये मर्डर भी कर दे तो इनको कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं, अगर ये मर्डर करेंगे इनको भी सजा होगा, ये मर्डर करेंगे इनको भी सजा होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, ठीक है। फिर ये भी हो गया कि आपका वोट, जैसे अंबानी जी का भी वोट अगर 1 है, मेरा भी वोट 1 है, ऐसा थोड़ी कि उनका 1 लाख काउंट होगा। इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो कुछ स्फेयर में इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, कुछ स्फेयर में लिबर्टी इज इम्पोर्टेंट। दोनों को एब्सोल्यूट सेंस में एक को खत्म करके नहीं लाया जा सकता, ऐसा लाना है कि दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों एक दूसरे को साथ दें, और ये दोनों साथ देंगे तभी, अगर यहाँ पे लॉ है, सब कुछ, इनको फ्रीडम है आगे बढ़ने का, ऊपर जाने का, तभी ये एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे और तभी फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब और भाईचारा, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बहुत होना चाहिए और एक दूसरे का इंडिविजुअल डिग्निटी होना चाहिए। वहां पे इंडिविजुअल डिग्निटी की बात हुई। तो यहाँ पे अगर ये एक दूसरे में इक्वालिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, तो क्या होगा, ये हमेशा उनके गुलाम रहेंगे और ये हमेशा इनके खिलाफ सोचते रहेंगे कि ये मेरे ऑपरेशन है, ये यही है जो हमारे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। फिर इनको लगेगा कि अरे ये तो स्लेव है, इनको तो, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो इनमें भाईचारा कभी नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे यही डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये एक साथ एग्जिस्ट करता है। इन्होंने ये फिर बोला है कि कोई लॉ इसको नहीं इंप्लीमेंट करवा पाता है। एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होता है, जो लोगों का भावना होता है, वो है, कितना भी आप अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, लेकिन अगर लोग उसको खराब तरीके से वहां पे पहुंच जाए तो वो उसको इंप्लीमेंट ऐसे करेंगे कि समाज का घाटा होगा। लेकिन खराब से खराब लॉ हो, लोग अच्छे पहुंच जाए, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अच्छा होता है। मतलब पीपल विल फील सम गुड थिंग अबाउट द गवर्नमेंट। लेकिन ये है कि पीपल, हाउ द पीपल उसका मिसयूज करेंगे। अच्छा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लोग खराब चले जाए तो वो क्या, वो दे विल यूज द पावर, उसको मोल्ड करेंगे अपने अनुसार। तो दिस इज ऑल अबाउट। उन्होंने एक बुक लिखा है अंबेडकर ने, बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन। तो इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपके काम आ सकता है कि बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन किसने लिखा है। तो अंबेडकर ने लिखा है, इन्होंने बोला है कि बुद्धा ऑल्सो डिडंट बिलीव दैट द लॉ कैन बी गारंटी फॉर द ब्रीच ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लॉ से नहीं रोका जा सकता, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं हो, लॉ कितना भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस है, सब भी है, राइट्स हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो पीपल इफ गुड ना, तो एवरीथिंग विल बी बेटर। अब जैसे एक देखिए, इंग्लैंड में कोई रिटन लॉ नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग इतने एक्टिव सिटीजन है, वहाँ पे राइट्स जो है ऐसे ही इंश्योर होता है। यू विल नेवर फाइंड देयर इज द राइट्स एंड सच थिंग एंड द लार्ज स्केल, ओके, होता है लेकिन वो कंट्रोल हो जाता है, पीपल रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट भी उतना वायलेट नहीं करती है।
Religion in the sense morality must therefore remain the governing principle in every society. इन्होंने कहा है कि ऐसा सोसाइटी का कभी कभी होता है कि जो रिलीजन होता है उसका भी काफी डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है, और इंडिया में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ इन्होंने बोला है कि यस लॉ डज नॉट मैटर, द पीपल मैटर, द कंट्रोल ऑन द पीपल, द वे डिसिप्लिन्ड देमसेल्व्स दैट्स मैटर, द सोशल डिसिप्लिन दैट्स मैटर। तो इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं ये गांधी के साथ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एक थॉट मिल रहा है। यहाँ पे गांधी भी बोलते थे कि यस सेल्फ रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रूल ऐसा नहीं है कि ये मैकेनिकल है, सेल्फ रूल का मतलब रियलाइजेशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, हाउ योर रिएक्शन विल इम्पैक्ट द सोसाइटी। यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन है सेल्फ रूल का मतलब। तो कहीं ना कहीं गांधी का ये भी मीन था कि यस दिस सेल्फ रूल सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी अचीव बाय द सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स एंड लव फोर्स, नॉट बाय द हेट्रेड एंड फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा दोनों के बीच में एक अच्छा ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू हैव टू राइट विद द दिस गांधीयन थॉट्स एंड द अम्बेडकर थॉट्स यू कैन यूज दिस। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ब्रिटिश थॉट था कि पॉलिटिकल फैब्रिकेटेड होलनेस और द बाउंडेडनेस अकॉर्डेड टू द सेल्फ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप हिंदू सेल्फ या मुस्लिम सेल्फ बन जाए, आप एक दूसरे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि ये आपने ग्रुप बना लिया कि ये हमारा, हमें ये चाहिए, हम हिंदू के लिए सिर्फ लड़ेंगे, यहाँ पे एक गुटबाजी यहाँ बन जाए, ये बोले हाँ हम सिर्फ यहाँ पे आ गए। ऐसे में क्या होगा कि एक डिवाइड बन जाता है, दे फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से दे विल फाइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ये इसको समझे, ये इसको समझे, ये इसका रिस्पेक्ट करे, ये इसका रिस्पेक्ट करे, ये इसके राइट के लिए लड़े, ये इसके राइट के लिए ले, तब जाके एक अच्छी सोसाइटी बनती है। और इंडिया में ट्रेडिशन था, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ये डिवाइड एंड रूल वाला चीजें खराब कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन्होंने जापान का भी एग्जांपल दिया है। और जापान में भी 1900 से 1900 जो वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में हमने देखा है कि वहाँ पे मिलिट्री कैसे स्ट्रांग हो गई थी, पीपल ने कैसे पावर जाने दिया था। ठीक है, लास्ट में इन्होंने कहा कि ए प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी इज इंडिया कैन ओनली बी प्लूरल सिविल सोसाइटी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ एक कैटेगरी के लोग होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि दलित मूवमेंट देखा, और फिर ट्राइबल मूवमेंट देखा, फार्मर मूवमेंट देखा, वो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है और डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इंडिया का जो सिविल सोसाइटी है सबसे बेस्ट होगा वो प्लूरल सिविल सोसाइटी होगा। एंड इट इज स्ट्रक्चर ऑन द फ्री एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी कम्युनिटी। यहाँ पे ये नहीं हो कि आप कमजोर हैं, हम मजबूत हैं, हम एलिट हैं, हमारा बात आप सुनिए, आपका बात हम नहीं सुनेंगे, ये होगा तो नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है कि एक कैसा हो कि प्लुरलिस्टिक हो और दूसरा एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो। ठीक है ना, फिर वही कहा कि एक दूसरे के बीच में जो डायलॉग हो वो मेनली स्ट्रेस हो कि सीक टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द अदर्स, दूसरे को समझे, दूसरे की मजबूरी को समझे और खुद उसको समझ के रिजॉल्व करने की कोशिश करे, तब बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप सिविल सोसाइटी जीएस पेपर 2 का भी पार्ट है, सिविल सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रीएम्बल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल प्रोवाइड द नोट्स, यू शुड प्लीज गो थ्रू द रिवीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो देंगे वो माइक्रो क्रेडेंशियल से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एजुकेशन DU है, ठीक है, सेक्टर एंड द एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि माइक्रो क्रेडेंशियल, इसमें माइक्रो क्रेडेंशियल का मतलब जो छोटे छोटे कोर्स, स्किलिंग कोर्स होते हैं उसकी बात करते हैं कि 2 महीने 3 महीने का कोर्स हो, जैसे कि हम कंप्यूटर में जावा, C++ या कुछ ये PPT पे बनाना, कुछ भी हम स्किल सीखने जाए 2 महीने में कोर्स दे दे कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया मैक्रो क्रेडेंशियल, और जो नॉर्मल MA BA PhD होता है उसको इन्होंने मैक्रो क्रेडेंशियल कर दिया। तो कहा कि माइक्रो क्रेडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो मिसमैच है कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो जॉब देंगे उनका अलग नीड है। उनको कंपनी में कुछ कंप्रेसर बनाना है, चिप बनाना है, अब स्कूल में हम कुछ और पढ़ा रहे हैं उनको। ठीक है, वहां पे हम अगर
हमें जैसे जो स्टूडेंट है उसको हमें जो एग्रीकल्चर एरिया में जाना है उसको एग्रीकल्चर वाली एक्सपेरिमेंटल चीजें बताए, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म पे ही करके विदाउट स्किलिंग की उसको करे कैसे। अगर उसको प्रैक्टिकल चीजें बता भी दे और उसको इन्वॉल्व नहीं करे, इंजीनियरिंग कॉलेजों में आप जाके देखिएगा कहीं पे ऐसा नहीं है कि स्किलिंग होती है, वहां पे पढ़ा के कोर्स कंप्लीट करके मार्क्स दे के दे काम खत्म करके सर्टिफिकेट दे के खत्म कर देते हैं। बाद में वो जब कंपनी में जाते हैं तो कंपनियां कहते हैं कि यू आर नॉट एम्प्लॉयबल, फिर 3 महीने वो ट्रेनिंग देती है। दिस इज हैपनिंग विद एवरीवेयर। तो इन्होंने कहा है कि एक जो माइक्रो क्रेडेंशियल होता है, जैसे कि इसमें होगा कि कितना दिन पढ़ा, इस पे नहीं निर्भर करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या सीखा। जैसे अभी क्या है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल है उसमें आप कितना घंटा क्लास में जाते हैं, कितना लैब में बिताते हैं, उस पे हो जाता है। आप सीखे या नहीं सीखे उस पे नहीं होता है। तो इन्होंने ये बात कही है, बोला। और कोर्स में जैसे इन्होंने कहा कि आजकल डिजिटल बैच, माइक्रो मास्टर डिग्री ये सब चल रही है, नैनो डिग्री ये सब है, और जो कंपनी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, गूगल भी इम्प्लीमेंट कर रही है, ये एलिसन.com और भी कंपनियां, ये सारी कंपनियां जो इनको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इन्होंने कहा कि ये हमें चाहिए कि ग्रेजुअली हम हायर एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट करें। फिर इन्होंने कहा कि ये तो यस हम लोगों ने देखा ही है, इंडिया ने ऑलरेडी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दिया, और इसके अंडर में व्हाट वी ट्राई टू गेट दैट विच स्पेल्स आउट द लर्निंग आउटकम्स एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ये स्टूडेंट शुड एक्यूमुलेट इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग। इसमें अगेन ये आउटपुट पे बेसिस हो गया कि आपने क्या सीखा, तब डिसाइड होगा कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इसी में हम इसको माइक्रो क्रेडेंशियल को भी यूज कर ले, ये कहीं ना कहीं को स्किलिंग जो है कि कितना एक्वायर्ड किया ये ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि क्या ये ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यस इसका डिमांड है क्या। तो इन्होंने बोला यस डिमांड है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि स्किल एजुकेशन की बात कर रही है। फिर एम्प्लॉयर्स भी चाहते हैं कि उनको स्किल्ड जो एम्प्लॉयर मिले। फिर इन्होंने कहा है कि जो लर्नर है, लर्नर्स, उनको भी अब डिमांड आने लगा कि वो कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने लिए, अपने स्किल्स में, उस पे है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मिल जाता है। लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है कि रेगुलेटर्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो वो काम है, they should try to harmonize the this micro credential with the existing academic program। जो अभी है, अभी का सिस्टम है, उसको भी कुछ मिक्स कर ले और ये माइक्रो क्रेडेंशियल लाके एक पूरा ओवरलैप करके खूब बढ़िया कोर्स बनाए, ताकि उन्हें स्किलिंग भी हो और जो बेसिक्स जानना है वो भी वो सीखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो ऑलरेडी न्यूज में हम लोगों ने देखा है कि बजट का भी पार्ट था, जो हम मोदी जी ने उस दिन बोला था, जो इनलाइटेंड होके कि यस 1 करोड़ रूफ टॉप्स लगवाएंगे, 1 करोड़ हाउस होल्ड के घरों पे रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाएंगे। तो उससे क्या होगा, ऑलरेडी हमें पता है कि 15,000 रुपए एनुअली इन लोगों को फायदा हो जाएगा, बचेगा। और इन्होंने बताया कि ये क्या होगा, 300 यूनिट्स तक हम लोग उनको फ्री देंगे, और जो पैनल की कैपेसिटी होगी 1 to 2 किलोवाट का होगा। आप याद रखिएगा, पहले ये चल रहा था ऑलरेडी, पहले हम सब्सिडी 40% देते थे और बाकी पैसे हम जो कंज्यूमर था उससे लेते थे। लेकिन अभी हमने कहा है कि 60% सब्सिडी होगा और जो 40% होगा अगेन वो फिनेंस बाय द प्राइवेट डेवलपर, जो डेवलप करेगा, और वो किससे एसोसिएट करेगा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। और ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होगा, अभी तक जो था स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होते थे। मैकेनिज्म ऑफ नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग की कितना आपने यूज किया, कितना आपके, जैसे होता है ना कि आपका सोलर पैनल लगा दिया तो उससे काम नहीं चलेगा, कभी कभी धूप नहीं भी होती है, कभी कभी उतना चार्ज नहीं हो पाता है तो आपका वर्क नहीं करता है, तो मेन ग्रिड से करना पड़ेगा। कभी ज्यादा हो गया, तगड़ा धूप हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको मेन ग्रिड में दे दीजिए, एक्स्ट्रा है। जैसे अगर बकेट में पानी कम है तो आपको नहाना 1 बाल्टी से, तो कम पड़ जाएगा ना, तो एक हम अलग से नल रखेंगे, एक मोटर वाला, एक टैंक वाला। अगर टैंक वाले में नहीं है, मोटर वाले चला लेंगे। तो ऐसे ग्रिड का होता है, जैसे आपके जो सोलर एनर्जी प्रॉपर नहीं आया तो आप ग्रिड से ले लेंगे, कनेक्टेड होगा, बाहर आपके घर से गया होगा लाइन उसका, यू विल टेक कनेक्शन, तो आप उनको दे देंगे जब आपका सोलर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जब कम होगा तो उधर से आपका आ जाएगा। तो एक बीच में मीटर लगा होता है कि आपका कॉस्ट जब उनको देंगे तो क्या लगेगा, उनका आप पे आएगा तो कितना लगेगा, वो नेट मीटरिंग का इम्पैक्ट वो होता है। इन्होंने कहा है कि जो 300 यूनिट वाला है ये तो ऐसे भी फुलफिल होता है, क्योंकि 80 से 85% जो इंडिया का ये है
पॉपुलेशन वो वैसे भी 100 से 120 यूनिट ही करता है यूज, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज यहाँ पे बोलते हैं कि अभी जो हाउस होल्ड का पार्टिसिपेशन है परसेंटेज वो काफ़ी कम है ओवर ऑल रूफटॉप में, क्योंकि और मैक्सिमम इसमें बिजनेस क्लास जो इंडस्ट्री है उनका पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात किया है, यहाँ पे बोला कि इट इज़ द सेंटर जो कि रोल करेगा, नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो पॉक वे में चल रहा है, पॉक वे, इट इज दिस इज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। एक बार दिखा दूं आपको, ये है पॉक स्ट्रेट, पॉक वे ये है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये एंड दिस इज द पॉक स्ट्रेट, पॉक स्ट्रेट। ओके, तो थोड़ा याद रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार को याद रखिएगा, ये है मन्नार, एक फेमस हिल स्टेशन इधर है केरला में, उससे कंफ्यूज नहीं होगिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार की बात हो रही है। तो इसको लोकेशन देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इंडिया और इसके जो बीच का बॉर्डर है, मैरीन बॉर्डर है, वो काफी वो प्रॉपर रूप से डिमार्केटेड नहीं है। जैसे सी में आप जाते हैं तो बॉर्डर नहीं दिखता है, ऐसे आप लैंड पे जाएंगे तो पता चलेगा यस वहाँ पे लिखा रहेगा यस, इसके बाद चाइना है, इसके बाद पाकिस्तान है, इसके बाद दूसरी कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है। तो क्या होता है, फिशरमैन इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, उनका अरेस्ट हो जाता है, कई दिन सस्पेंड रहता है, वो अरेस्ट रहते हैं, इनको कस्टडी में रखा जाता है, कई के बाद 6-6 महीने तक रहे। तो ये काफी दिक्कत है। दूसरा दिक्कत ये है कि इंडियन तरफ के जो ये फिशरमैन है उनके पास मैकेनाइज ट्रॉलर है, बॉटर ट्रॉलर। बॉटर ट्रॉलर ये है कि जैसे वो जमीन तक का पूरा जो मछली के साथ साथ जो नीचे जीव जंतु होते हैं उनको भी वो पूरा खरोचना कहते हैं ना, खरोच के ला देता है। यहाँ पे ये ऐसे होता है, नेट लगा होता है फिशिंग, ये जमीन के बॉटम सी के बॉटम पे जाएगा, ये सी है, और ये एकदम ऐसे करता है तो जो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फिश के सिवा और भी तरीके के और ऑर्गेनिज्म है उन सबों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इससे जो है जो फिर से रिप्लेनिश करने की कैपेसिटी है कि न्यू फिश कैसे हो गया, बच्चे जो है उनको भी आप लेके आए, वो भी उनका भी डेथ हो गया, तो कैपेसिटी कम हो जाती है। तो फी कैपेसिटी कम हो रही है तो ये एक दूसरे के एरिया में जा रहे हैं, तो और अरेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज है कि तमिलनाडु जो एरिया के है वो इंडियन फिशर जो जिनके पास ये बॉटम ट्रॉलिंग है तो उनको एक्यूज कर रहे हैं कि आपके कारण हो रहा है। तो ये सब को लेके टसल हमेशा चलता रहता है वहां पे। तो हमने दोनों भारत और श्रीलंका दोनों के गवर्नमेंट ने बोला कि एक वर्किंग ज्वाइंट ग्रुप बना देते हैं और डिस्कस करेगा, ये वाला इश्यू को हम लोग खत्म करते हैं। लेकिन यही है कि इनकी जो मीटिंग है वो रेगुलर नहीं है, तो लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है कि ये सब मीटिंग रेगुलर होना चाहिए। ये जो बॉटम ट्रॉलिंग है, फिर ये डीप सी फिशिंग होनी चाहिए। डीप सी फिशिंग का मतलब कि ये एरिया है और ये कोस्टल एरिया है, तो आप पास में उतना डीप नहीं होता है, यहाँ पे फिशिंग कीजिएगा तो जल्दी इसको रिप्लीट कर देते हैं। तो आप और अंदर सी में जाइए, ओशन में जाइए, ये डीप होगा, तो इस वाले एरिया में कीजिए क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है सी फिश का, और यहाँ पे ऐसा नहीं है सबके लिए ये सस्टेनेबल होगा। तो यही डीप सी फिशिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज न्यूज। मुझे लगता है कि वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द area that is relevant for the UPSC. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.